इस महंगाई के दानव को कैसे देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दानव सिर्फ हमें रोज एक तरह से काटने को दौड़ता है, लेकिन सरकार के आंकड़ों में ये दानव कहीं नजर नहीं आ रहा है। मैं एटीएम पे जाता हूं तो मेरे पैसे कट जाते हैं। मैं वाईफाई का बिल देता हूं तो ज्यादा पैसे मेरे कट जाते हैं। मैं मैं डीटीएच का बिल देता हूँ, जो टाटा स्काई डिश टीवी का होता है उसका बिल बढ़ जाता है, और हर बार बढ़ते ही चलते जा रहे हैं। कोई बिल तो कम होता नहीं है। सरकार कहती है आप खुश रहो भाई साहब। राजा खुश है तो कल्लू को खुश रहना चाहिए। राजा खुश है तो कल्लू को खुश रहना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। यही हमें संदेश सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब। जी नमस्कार वोरा साहब। सभी साथी पैनलिस्ट को नमस्कार, दर्शकों को भी। आज नेट बहुत दिक्कत कर रहा है, आज क्या, अब तो लगातार दिक्कत ही पैदा कर रहा है। अब ये इसके पीछे रीजन क्या है, सरकार ही बेहतर बताएगी, क्योंकि सर्विसेज तो मिल नहीं पा रहा है। एक प्रकार से मोनोपोली जैसा ही है, या ओलिगोमोनोपोली जैसा ही कुछ भारत में अब डेटा को लेकर और इसकी सेवाओं को लेकर है। खैर, महंगाई की बात आप जरूर कर रहे हैं बोरा साहब, हम कर रहे हैं। सरकार को तो लगता ही नहीं कि महंगाई जैसी कोई चीज है। और जिस प्रकार से महंगाई की गणना की जाती, थोक महंगाई दर और खुदरा महंगाई दर, तो उसमें बहुत सारे घालमेल भी होते हैं। एनएसएसओ जो जारी करता है, जो डेटा जारी करता है, तो उसमें बहुत सारे आइटम को डिलीट कर दिया गया और बहुत सारे ऐसे आइटम को शामिल किया गया है जिसके कारण ये प्रभाव पड़ा है। लेकिन एक्चुअल अगर आप देखिए, तो इसके पीछे पूरी की पूरी जो एक जो सोच रही है, वो यही है सरकार की, जो मैं समझ पा रहा हूँ। कि देखिए, सरकार ने आज तक महंगाई के बारे में कभी कोई बात की 11 साल में? मुझे तो नहीं लगा कि कभी की। तो महंगाई मुद्दा है ही नहीं। और जनता को भी लॉलीपॉप दिखाना कि महंगाई कहाँ है, महंगाई जैसी तो कोई चीज है ही नहीं। 1-1.5% तो कोई महंगाई होती नहीं है, 1.55 है इस समय, जुलाई का जो डेटा आया उसके अनुसार। तो देखा जाए तो महंगाई नहीं है, सरकार को लगता है। लेकिन जब आप और हम मार्केट जाते हैं, सब्जी, छोटे शहर गांव में कोई भी सब्जी आज की डेट में 40 रुपये से कम एक भी सब्जी नहीं है। आलू जरूर 20 रुपये है और प्याज 25-30 रुपये जो भी हो, लेकिन बड़े शहर में तो मुझे लगता है कि आलू प्याज के रेट भी महंगे होंगे। और ये रोजमर्रा की चीजें हैं, ये रोजमर्रा की चीजें, चावल दाल नमक चीनी, ये सब रोजमर्रा की चीजें हैं। लेकिन सरकार को लगता है कि ये तो महंगा है ही नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसा किया गया है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, महंगाई थोड़ी अगर मान भी लिया जाए कि चलिए महंगाई है, 2%, 4%, 5%, 6% जो भी हो, सवाल उठता है क्रय शक्ति कितनी है जनता की। हम कहते हैं अगर 1.5% भी महंगाई है, तो क्या जनता की आमदनी 1.5% के हिसाब से भी बढ़ पा रही है क्या? महत्वपूर्ण क्रय क्षमता है। अगर क्रय क्षमता नहीं है, यानी पिछले साल जो आमदनी एक व्यक्ति की थी या एक हाउस होल्ड की जो थी, उस आमदनी में क्या रियल टर्म में कोई बढ़ोतरी हुई है? तो आप देखेंगे कि बढ़ोतरी छोड़ दीजिए, उसमें कमी ही आई है। ऑर्गेनाइज सेक्टर को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए, नौकरी पेशा लोगों को छोड़ दिया जाए, जिनको महंगाई भत्ता जैसा मिल भी जाता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में चीजें समझ में आती है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, भारत का सबसे बड़ा वर्ग तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। एक दिहाड़ी मजदूर की क्या दिहाड़ी बढ़ी है? एक लेबर का दिहाड़ी बढ़ा है? या जो छोटे दुकानदार हैं, जो फेरी वाले हैं, क्या उनकी आमदनी बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। रियल टर्म्स में उनकी आमदनी घटी है। लेकिन वस्तुओं के दाम रियल टर्म्स में बढ़े हैं। तो खाई दो तरीके से हो रही है, यानी कि आमदनी घट रही है, क्रय क्षमता घट रही है, और चीजों के दाम बढ़ रही है, और सरकार इसमें खेल खेल रही है कि 1.5%, 1.55% महंगाई है। हाँ, महंगाई घटी है जीएसटी के बाद से। जो कार हैं, कारों का दाम एकदम से कम हो गया है। लेकिन अब वही बात है ना कि अगर इनका कैलकुलेशन किया जाए, तो इससे तो चीजें और दूसरे दिशा में चली जाएंगी। जो भारत की जो बहुसंख्यक जनता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि 80% बहुसंख्यक जनता है जिनकी आमदनी कम है,
20% ऐसे लोग हैं, उसमें भी तमाम ब्रैकेट है। 1% के पास 41% संसाधन है, और 10% के आसपास लगभग 88-90% का संसाधन है, और बाकी 10% के पास अगर आप देखेंगे तो 15-20% संसाधन है। यानी 75 से 80% के आसपास जनता ऐसी है जिनको बहुत ही कम 10 से 15% या 20% संसाधन पे उनको जीना पड़ रहा है। तो हकीकत यही है कि आंख बंद कर लेने से यह सोचना कि समस्या नहीं है, कुछ कुछ वही भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार ये कर रही है। और देखिए, आंकड़ों में तो खेल और बाजीगरी ये लगातार करते रहे हैं। आरबीआई के आंकड़ों में भी इन्होंने खेल खेला है, एनएसएसओ के आंकड़ों में भी इन्होंने खेल खेला है। इसके अलावा जो कैलकुलेशन है उस आंकड़ों में भी इन्होंने खेल खेला है, और इसके अलावा जो बैंकिंग का जो आंकड़ा है उसमें भी खेल खेला। ये तमाम सारे जो पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर सचमुच गणना की जाती थी, उसके आधार पर इन्होंने खेल खेला है। देखिए, कांग्रेस ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, 1956 में संभवतः किया था, और उसके बाद बैंकों को यह माना गया था कि ये जनता के हित के हिसाब से काम करेगी, और जनता के जो पॉलिसीज हैं, जो सरकार की पॉलिसीज है उसके हिसाब से बैंक जो है वो उस पे खरा उतरेगी, उनको सॉफ्ट लोन देगी, और तमाम सारी चीज उनको इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करने वगैरह के लिए सुविधा मुहैया कराएगी, वगैरह वगैरह इस प्रकार की चीजें। वर्तमान समय में भी ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब बैंक का आउटलुक पूरी तरीके से प्रॉफिट मेकिंग हो गया। और साथ ही साथ देखिए, बैंकों के ऊपर जो एनपीए रहा है उसको इस सरकार ने किस प्रकार से बाजीगरी करके खत्म किया है, और अब वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जा रहा है। उसकी एक अलग गणना है कि 3 महीने तक या उसके 3 साल तक संभवतः अगर वो नहीं दिया जा रहा है तो गैर निष्पादन संपत्ति के तौर पर उसको शामिल किया जाता था, लेकिन अब वो उसको हटा ही दिया जा रहा है, और एक प्रकार से बैंक की बैलेंस शीट को थोड़ा साफ सुथरा दिखाए जाने की प्रवृत्ति चल पड़ी है। तो देखिए, हकीकत तो यही है कि बैंक अंदर से भी दिवालिया हो रहे हैं, उनकी स्थिति कमजोर है, और ज्यादातर जो पैसा है जो भी बैंक का है वो सरकार की तरफ ही जा रहा है। आरबीआई जितने भी डिविडेंड बांटती है वह भी सरकार को सबसे ज्यादा डिविडेंड दे रही है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आम जनता जो है वो त्रस्त है, उसको महंगाई का डंक है, लगातार है, विपक्षी पार्टियां उठा रही है, लेकिन इस सरकार के ऊपर जरा कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। जी वो रहा साहब।